न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। आइए आज चलते हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं बाबू, है ना। केमिस्ट्री हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, है ना। रसायन शास्त्र, है ना। आज पहला चैप्टर है बाबू रासायनिक अभिक्रिया। एवं समीकरण, है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10th पार्ट फर्स्ट है बाबू, है ना। देखिए आज आपका साइंस का दूसरा पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट आता है फिजिक्स को कहते हैं, भौतिकी को कहते हैं, और दूसरा पार्ट क्या आता है? केमिस्ट्री आता है। तो केमिस्ट्री का आज देखिए आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो कि आपका एग्ज़ाम में लमसम से आपका 25 नंबर का लमसम आता है। 25 नंबर में 5 से 7 नंबर इस चैप्टर से आएगा, केवल ये चैप्टर से, है ना। रासायनिक समीकरण क्या है ये भी आता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये भी आता है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ अभिक्रियाएं का परिभाषा आता है, इससे 3 गो 4 गो ऑब्जेक्टिव आएगा इससे, है ना। और 2 गो कम से कम आपका 2 नंबर के आएगा। 3 गो ऑब्जेक्टिव और 2 गो 2 नंबर के आना है। तो 2 दूनी 4 और 3 कितना हो गया? 7 नंबर का। ये कोई काटने वाला नहीं है, इतना तो आना ही आना है ना। इतना आना ही आना है। तो चलते हैं, देखिए आप 9th क्लास में पढ़े बाबू, पदार्थ पढ़े आए पढ़ के 9th क्लास में पदार्थ नहीं पढ़े हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? वो ऐसी वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसको उठाने पर क्या अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिल के बने होते हैं। तो ये आप पढ़ के आए, पदार्थ पढ़ के आए 2 प्रकार के होता है। एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम कहते हैं मिश्रण भी कहते हैं, इसको मिश्रण भी कहते हैं। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होता है। एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। ये भी आप 9th में आए पढ़ते, है ना। तत्व 3 प्रकार के होता है ना। धातु, अधातु और उपधातु। ये सब बात आप 9th में क्या करके आए हैं? पढ़ के आए। 9th में हम पढ़ाए हैं, हम टोटल पढ़ाए हैं। हम ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के आए हैं, ऐसा नहीं है। हम टोटल पढ़ाए हैं। को पदार्थ पढ़ाए हैं, शुद्ध पदार्थ पढ़ाए हैं, अशुद्ध पदार्थ पढ़ाए हैं। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, ये भी पढ़ाए हैं। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के पढ़ाए हैं, तत्व यौगिक, और तत्व 3 प्रकार के पढ़ाए हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ये चर्चा हो गया था। आपको इसमें क्या याद रखना है? 1 से लेकर के 20 तक के कुछ तत्व का नाम, कुछ संकेत, जैसे होता है हाइड्रोजन का H, हाइड्रोजन कितना नंबर पर है। सब 1 से लेकर कितना तक की? 20 तक के कम से कम याद रखना है। और इसकी संयोजकता भी याद रखनी है। इसकी संयोजकता भी याद रखनी है। हम संयोजकता पढ़ाए थे, वास्तव कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
ये भी हम बताए थे। 22वीं कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता भी कहते हैं, है ना। जैसे धातु है तो उसके 22वीं कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी संयोजकता 1 2 3 होती है। अधातु है तो उसकी 22वीं कक्षा में 8 माइनस होता था, है ना, 8 माइनस 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये सब चर्चा हम 9th में किए थे। उस सबको क्या करना है? याद रखना है ना, तो इसका उपयोग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब चलते हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है? तो पहला पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, है ना। आइए, ये सब की चर्चा 9th में हम किए थे कि पदार्थ, है ना, ये सब। और संयोजकता तो याद ही रखना है। संयोजकता नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, है ना। चलिए, कुछ नहीं कर पाइएगा। लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया, हेडिंग डालिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हम एग्जाम्पल लेते हैं बाबू। ये अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? CO आपको बनाया CaO बनाया प्लस CO2 बनाया, और एक लेते हैं H2 प्लस O2 लेते हैं। ये क्या बनाया? H2O बनाया। देखिए, ये आप भी लिखिएगा अभी, है ना, धीरे धीरे। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसके हैं? जब कोई पदार्थ, देखिए पढ़ने का एक अथी होना चाहिए, ना, रटना नहीं है, समझना है। जब कोई पदार्थ अकेले बोले तो ये देखना, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ, अन्य मतलब एक से अधिक होना चाहिए। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया कर रहा है, एक या एक से अधिक नए गुण वाला, इसका गुण अलग होगा, इसका गुण क्या होगा? अलग होगा। इसका गुण, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कौन सी बन गया? जल। इसको क्या पढ़ते हैं? जल। तो देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ मिलकर, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाला नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? आए समझ में? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाला नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ एक या एक से अधिक नए गुणों वाला नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हो गया? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाला नए पदार्थों का निर्माण करता है, नए गुणों वाला नए पदार्थों का निर्माण करता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको कहते हैं अभिकारक। इसको क्या कहते हैं? अभिकारक। हो गया? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाला नए पदार्थों का निर्माण करता है ना, नए गुणों वाला नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
देखिए अब ये एग्जाम्पल भी है, ये क्या है, एग्जाम्पल भी है ना। तो जो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में ए ना भाग ले रहा है तो इसको बोलते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, यही बनाना, तो इसको बोलते हैं प्रतिफल, इसको बोलते हैं प्रतिफल, इसको बोलते हैं प्रतिफल, या इसको उत्पाद भी बोलते है ना। साथ साथ एकदम लिखते चलना है, साथ साथ नहीं। इसको जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, है ना। तो अभिकारक लिख लिए, अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, है ना। फास्ट लिखना है, थोड़ा फास्ट लिखना है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, है ना। हो गया। ये देखिए ये है बाबू, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है तो इसको अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। देखिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। हो गया। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और दूसरा लिखाए थे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो बनता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं, है ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब लिखेगा क्रिया विधि। अब आइए आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना। हो गया ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आइए तो क्रिया विधि आइए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए क्रिया विधि। क्रिया विधि देखिए ये देखिए H2 है और ये O2 है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ये अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, H2 जल बना दिया। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, अभिक्रिया किया कुछ बना दिया, जल बना दिया। अब देखिए ये क्रिया कैसे किया भाई, क्रिया किया तो किया कैसे, देखिए तो H2 कितना पार्ट है, 2 पार्ट। ऑक्सीजन कितना पार्ट है, ये भी 2 पार्ट है। इसको हम करते हैं यहाँ से ब्रेक, तो ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता, इधर भी हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1, और इधर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन की 8 होता है ना, तो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम बताए थे कि ये क्या धातु है, क्या धातु, ये पहले हम सिखा चुके हैं ये बात, 9th में सब बात पढ़ाए हैं। ये धातु है, क्या धातु, अधातु है। रिवीजन नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा, मेरा गलती नहीं है ना। अब इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। और हमको पानी मिलता कैसे है, तो हाइड्रोजन के 2 अणु चाहिए, ऑक्सीजन का 1 अणु चाहिए। देखिए हाइड्रोजन का 2 अणु चाहिए, ऑक्सीजन का 1 अणु चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना लिखा हुआ है, 1। तो हाइड्रोजन का 2 अणु चाहिए, ऑक्सीजन का 1 अणु चाहिए। तो ये दोनों तो बेचारा इससे मेल के कौची बना दिया, ये बेचारा मुंह ताक रहा है। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, संतुलन। इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, संतुलन अभिक्रिया। ये कह रहा है कि हम में को बचे हुए हैं, हमको क्या चाहिए, 2 गो
हाइड्रोजन चाहिए, और 2 हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? तब जब इसको संतुलन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। जैसे ही यहाँ एक हाइड्रोजन ही लिखे, इहो कह रहा है हमहू बन के आ गए पानी। हमहू कितना बूंद पानी बन गए हैं? 2 अणु पानी का बन गए। कितना अणु बन गए हैं? तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कौची? संतुलन अभिक्रिया, संतुलन समीकरण या संतुलन अभिक्रिया, संतुलन समीकरण। संतुलन समीकरण हमको पढ़ना पड़ेगा, जो आगे आएगा अभी, है ना। अभी तो अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं ना, संतुलन आएगा। तो देखिए इसको ब्रेक कर दिए, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाए हुआ था, इसको हम ब्रेक किए तो एक अणु एक वो इलेक्ट्रॉन ही ले लिया, एक वो ये ले लिया, ये ब्रेक हो गया। यहाँ से था तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पर 2 ही ले लिया, इसका भी ले लिया 2, इसके, है ना। अब ये दोनों तो बेचारा अभिक्रिया करके कौची बन गया था? H2O पानी बन गया था। अब ये कह रहा है कि हम किसके साथ अभिक्रिया करें? तुम तो दोनों छीन लिया यार। तो छीन लिया तो हम क्या करिए? तो संतुलन अभिक्रिया में जाके इस समीकरण को क्या कर दिए? संतुलन किए। आज संतुलन किए तो हाइड्रोजन हो गया, पहले था 2, अब कितना पीस हो गया है? 4 पीस। तो 2 पीस हाइड्रोजन यहाँ चल गया, 2 पीस यहाँ आया। इहो दोनों अभिक्रिया करके कौची बना दिया? H2O बना दिया। अब H2O कितना बॉन्ड बना दिया? 2 अणु बनाया। H2O के कितना अणु बनाया? 2 अणु बनाया। क्या इसमें कोई दिक्कत? यही है क्रिया विधि। चलिए, ये एग्जाम में पूछता नहीं है, या पूछ लिया तो आपका दुर्भाग्य है ना। नोट कीजिए। वो दीदी भी आ गए। अच्छा, है ना। चलिए, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, मिटाएं। चलिए, लिखने में एकदम फास्ट होना चाहिए बाबू, है ना। अगला हेडिंग डालिए। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। विशेषता या गुण, है ना, या गुण। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या गुण। चलिए आगे आइए। चलिए, पहला गुण क्या है? गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति, है ना, गैस की उत्पत्ति। लिखते चलिएगा साथ साथ जल्दी जल्दी। देखिए, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें गैस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। लिखिएगा, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके होने से गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे भाई, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके होने से गैस की उत्पत्ति होती है ना। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके होने से गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे बाबू Zn प्लस H2SO4, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 और प्लस H2O क्या कहाँ जाएगा? वायुमंडल में। ऐसे लिख दिए, ये एरो ऊपर का एरो दे दिए, मतलब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? वायुमंडल में जाएगा। ये अभिक्रिया हुआ, है ना, ये अभिक्रिया हुआ। देखिए, ये दोनों मिलकर अभिक्रिया किया तो हाइड्रोजन कहाँ पकड़ लिया? कोरा पकड़ लिया, और कोरा पकड़ कर कहाँ चला गया? वायुमंडल में, और ये पदार्थ आपको मिल गया, है ना। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें गैस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा, अपक्षेप का बनना। अपक्षेप का बनना,
अपक्षेप का बनना, अपक्षेप का बनना लिखिएगा। दूसरा अपक्षेप का बनना, फर्स्ट लिखिएगा अपक्षेप का बनना। अब अपक्षेप क्या होता है? तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है कुछ उसमें ठोस के रूप में क्या होता है, तली में बैठ जाता है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अपक्षेप मतलब होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। अभिक्रिया होने के फलस्वरूप कुछ ठोस क्या होता है, नीचे में बैठ जाता है, उसको बोलते हैं अपक्षेप। तो लिखिएगा जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा पदार्थ, जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में अभिक्रिया करे तो, जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में अभिक्रिया करे तो दो या दो से ज़्यादा प्रतिफल भी बने। जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में अभिक्रिया करे तो दो या दो से ज़्यादा पदार्थ भी बने, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ भी बने। उसमें से कोई एक पदार्थ ठोस के रूप में नीचे बैठ जाता है। जब कोई दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में अभिक्रिया करे तो उसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ भी बने। उसमें से कोई पदार्थ ठोस के रूप में बनकर अलग हो जाए तो उसे अपक्षेप कहते हैं। जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा पदार्थ अभिक्रिया करे तो दो या दो से ज़्यादा पदार्थ भी बने। उसमें से कोई पदार्थ ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाए, है ना, ठोस के रूप में बनकर अलग हो जाए, विलयन या ठोस के रूप में बनकर अलग हो जाए तो उसे अपक्षेप कहते हैं। बाबू जैसे हो गया, जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में अभिक्रिया करे तो दो या दो से ज़्यादा पदार्थ भी बने। उसमें से कोई पदार्थ ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाए तो उसे अपक्षेप कहते हैं। जैसे बाबू, जैसे लिखेगा NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, है ना। अब क्या बनेगा? तो देखिए NaNO3 बनेगा और ये AgCl, ये जो है ठोस के रूप में क्या होगा, विलयन से अलग हो जाएगा, है ना। ये जो होगा ठोस के रूप में विलयन से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। और इसका जो एरो होगा वो कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। ये विलयन में क्या हो गया, नीचे देने का मतलब होगा कि विलयन से अलग होकर तलिम क्या हो गया, ये बैठ गया है ना। तलिम क्या हो गया है, बैठ गया है। NaCl है, ये है आपका साधारण नमक है, और AgNO3 के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, सोडियम नाइट्रेट बनाया और सिल्वर क्लोराइड बनाया। सिल्वर क्लोराइड ठोस के रूप में कहाँ हो गया, नीचे तली में बैठ गया। तो जब कोई दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में अभिक्रिया करे, अभिक्रिया के फलस्वरूप दो या दो से ज़्यादा पदार्थ भी बने, उसमें से कोई एक पदार्थ ठोस के रूप में विलयन से क्या हो जाए, अलग हो जाए, या विलयन में नीचे बैठ जाए या अलग हो जाए तो क्या कहते हैं, अपक्षेप का बनना कहते हैं। अगला लिखिएगा रंग, लिखिएगा तीसरा क्या है, रंग परिवर्तन। तीसरा है रंग परिवर्तन है बाबू, तीसरा है रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन क्या है, जैसे मान लीजिए हम एक पदार्थ लिए A, इसका रंग है लाल। एक पदार्थ ले लिए B, इसका रंग है हरा, इसका रंग है लाल, ये पदार्थ का रंग कैसा है, हरा। ये दोनों अब क्रिया किया और बना दिया कोई चीज़ C। कोई पदार्थ A था, कोई पदार्थ B है, ध्यान से समझना है ना। कोई पदार्थ A है और कोई पदार्थ B है।
पदार्थ ए का रंग लाल है और पदार्थ बी का रंग क्या है, हरा है। आए दोनों अभिक्रिया किया, कुछ बना दिया सी। इसका रंग हो गया क्या, काला। तो रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। चलिए तीसरा ही लिखिए, इसमें कोई डिफिनेशन नहीं है, ये केवल समझना है। अब चौथा लिखिएगा, तापमान का वर्णना। लिखिएगा चौथा, तापमान। तापमान देखिए दो प्रकार के होता है बाबू यहाँ से। पहला जैसे मान लिया जाए ए है, एक पदार्थ बी है, और ये पदार्थ एक है, ये पदार्थ ए है, ये पदार्थ बी है। आई दोनों अभिक्रिया किया तो बना दिया सी प्लस का डी, और इसमें कुछ तापमान भी निकला, कुछ निकल गया, कुछ तापमान भी दिया, है न। तो क्या होता है, जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले और भाग लेने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है और उसके बनने से क्या मिल जाए हमको, ताप मिल जाए, तापमान मिल जाए, तब उसे कहेंगे क्या, तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा जो ऊष्मा देता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के सब को रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अभिकारक और अभिकारक जो है वो प्रतिफल, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल में बदलता है। और तो प्रतिफल बनने के बाद हमको क्या दे, ऊष्मा दे या तापमान दे, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो ऊष्मा देता है, ऊष्मा उस प्रतिफल में हमको क्या मिला, प्रतिफल में तो पदार्थ मिला ही मिला है, और उसके साथ साथ क्या मिला है, तापमान भी मिला है, तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। तो लिखिएगा जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा देता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद ऊष्मा देता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा देता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा देता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, है न। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद ऊष्मा देता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद क्या देता है, ऊष्मा देता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें तापमान की वृद्धि हो गया ना, तापमान की वृद्धि हो गया ना। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, इसमें तापमान बढ़ जाता है, इसलिए इसमें तापमान बढ़ जाता है, इसमें तापमान बढ़ जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है बाबू, है ना। इसमें तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए, माने जाए एक ए है, एक बी है। आइए अभिक्रिया होने से पहले हमको ऊष्मा देना पड़ा, इसमें ऊष्मा क्या हुआ, ऊष्मा हम इसको दिए, है ना, तापमान दिए, ऊष्मा हम क्या किए हैं, या के लिख देते हैं, तापमान इसमें क्या किए, हम दिए हैं। और तापमान देने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, मान लिया जाए ये बना, तो अभिक्रिया होने से पहले कौन ले लिया, ऊष्मा। अभिक्रिया होने से पहले ले लिया ना, हीट देना पड़ा हमको बाहर से इसको कौन देना पड़ रहा है, ऊष्मा। तो बाहर से जो ऊष्मा दे उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। लिखिएगा जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले ऊष्मा लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले ऊष्मा लेता है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले ऊष्मा लेता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले ऊष्मा लेता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले ऊष्मा लेता है, देखिए ना, रासायनिक अभिक्रिया के होने से पहले ऊष्मा को ले रहा है, तापमान को ले रहा है, तो उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे बाबू। उसको क्या बोलेंगे, तो इसमें तापमान की कमी हो गया ना, तो तभी तो लिया है,
तापमान का कमी नहीं रहता तो लेता नहीं लेता, तो लिखेगा इसमें तापमान की कमी होती है, इसमें तापमान की कमी होती है, इसमें तापमान की कमी होती है। हो गया, इसमें तापमान की क्या होती है, कमी होती है। चलिए, हो गया, इसमें तापमान की क्या होती है बाबू, कमी होती है। आगे बढ़ें, चौथा हो गया। अब पांचवा लिखेगा अवस्था में परिवर्तन। अंतिम विशेषता है ना, अंतिम विशेषता है बाबू अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन पांचवा, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में अवस्था में परिवर्तन। हो गया, अवस्था में परिवर्तन। जी, अवस्था में अवस्था में परिवर्तन। देखिए आइए, अवस्था में परिवर्तन। तो पहला देखिए अवस्था में क्या है, जैसे देखिए एग्जाम्पल पर आई, डायरेक्ट एग्जाम्पल आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए मान लिया जाए H2 है, H2 क्या है बाबू, गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन भी गैस है। और जो पदार्थ बना है वो कौन सी बना है, ये कौन सी है, लिक्विड है, लिक्विड है ना। अरे ये दोनों था गैस, आई कौन सी बना दिया, तो अवस्था में हो गया परिवर्तन। ये दोनों गैस था, ये कौन सी बन गया है, लिक्विड बन गया है ना। जैसे देखिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन क्या है, ठोस है, ये ठोस है, और ये क्या है, ये गैस है। आई दोनों मिला तो CO2 बना दिया। CO2 क्या है, गैस है। तो अवस्था में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। लिख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 5 को विशेषता था बाबू, ये विशेषता पूछता है, ठीक है। पूछेगा तो परिभाषा नहीं लिखना है, पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता लिखें, सीधे लिख देना है। पहला, इसमें गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा, इसमें अपक्षेप का बनना। तीसरा, रंग परिवर्तन। चौथा, अवस्था में परिवर्तन, है ना। और पाँचवा आपका लिखिएगा तापमान, इसमें तापमान होता है। बस हो गया 5 को। ये नहीं कि अब अपक्षेप का बनना का डिफिनीशन लिखना, डिफिनीशन नहीं लिखना है। पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी विशेषता को लिखें। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये बताए, उसमें एगो एग्जाम्पल डाल दीजिएगा और बेहतरीन हो जाएगा। और इसकी विशेषता में बस 5 को क्या लिख देना है, विशेषता लिखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें गैस की उत्पत्ति होता है। अगला पॉइंट, इसमें अपक्षेप का बनता है, इसमें अपक्षेप बनता है। तीसरा पॉइंट, रंग परिवर्तन होता है। चौथा पॉइंट, इसमें तापमान में परिवर्तन होते रहता है। और 5वां पॉइंट, अवस्था में हो गया। इतना ही लिखना, ही नहीं कि अब बैठ जाना है डिफिनीशन लिखने के लिए सबका, नहीं। जितना बोला जाए उतना ही काम किया जाए, है ना। जितना बोला जाए उतना ही काम किया जाए। अब आइए आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं रासायनिक समीकरण पर। फिर आएंगे लौट के इस पर। अभी एक बार और लौट के आना है, पहले थोड़ा सा जान लीजिए, है ना। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। देखिए जैसे हाइड्रोजन, और ये है ऑक्सीजन। क्या बनता है, जल। तो देखिए इस तरीके से लिखने में हमको बहुत ज़्यादा टाइमिंग जा रहा है, टाइम भी लग रहा है और स्थान भी क्या खेल रहा है,
ज़्यादा घेर रहा है। तो इसका संकेत लिख के हम काम कर सकते हैं। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसका अणु होता है H2 होता है। ऑक्सीजन का संकेत O होता है, इसका अणु होता है O2। और ये दोनों मिला तो क्या बन गया? तो कौन ज़्यादा लिखने में आसान है, ये कि ये बोला? इजी भी है और जगह भी कम घेरता, आसान भी है ना। तो क्या कर, इसका संकेत है ना बाबू, ये इसका संकेत है, ये सूत्र है। तो लिखेगा है ना, लिखेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले संकेतों और सूत्रों की सहायता का संक्षिप्त निरूपण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए ना, हाइड्रोजन का संक्षिप्त रूप माने इसका संकेत, तो संकेत हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, ऑक्सीजन का संकेत होता है O, इसका सूत्र होता है O2। तो वही तो लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्र, संकेत है H और सूत्र है H2। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त मतलब होता है छोटा रूप, संक्षिप्त निरूपण उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। डिफिनेशन इसी पर याद करना है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लिया हाइड्रोजन का संकेत होता है H और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संकेत वो होता है, इसका सूत्र होता है O2। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत है ना? अगला हेडिंग डालिएगा, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। 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 लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का नियम देखिएगा, नीचे देखिए ए है बाबू, लिखिएगा अभिकारक है, लिखिएगा अभिकारक, पहला नियम लिखते हैं। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं, देखिए BC+D देखना है, लिखते चलना है फास्ट। अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है, पहला नियम। अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है। ये अभिकारक है बाबू, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं प्रतिफल, प्रतिफल या उत्पाद है। चलिए लिखिएगा, अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है, पहला नियम। अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है, पहला नियम। दूसरा नियम, प्रतिफल हमेशा दाईं ओर होता है, प्रतिफल हमेशा दाईं ओर होता है। अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है। हो गया, अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है। दूसरा, प्रतिफल हमेशा दाईं ओर होता है, दाईं ओर होता है। हो गया, अभिकारक हमेशा दाईं ओर होता है, अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है, प्रतिफल हमेशा
दाईं ओर होता है। अभिकारक एक से अधिक है, अभिकारक क्या हो, एक से अधिक, तो बीच में क्या दिए, जोड़ का चिन्ह, तो लिखेगा अभिकारक एक से अधिक हो, एक से अधिक हो तो बीच में जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक एक से अधिक हो यानी अभिकारक एक से अधिक हो तो बीच में जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। लिखे है न, अभिकारक क्या है बाबू, देखिए न, अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है, प्रतिफल हमेशा दाईं ओर। अभिकारक एक से अधिक है, अभिकारक एक से अधिक है, एक ये है एक भी है, तो एक से अधिक हो गया ना, दो, तो अभिकारक एक से अधिक हो तो बीच में जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। अगला प्रतिफल एक से अधिक हो एक से अधिक हो तो बीच में जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। प्रतिफल एक से अधिक है बाबू तो बीच में जोड़ का चिन्ह दिया जाता है नहीं। अब देखिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच किसका चिन्ह आया है, तीर का चिन्ह, तो लिखेगा अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। तीर चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। लिखे अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह दिया या अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह देकर अलग किया जाता है ना, ये भी लिख सकते हैं। अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। अच्छा एक पॉइंट लिखिएगा, ये हो गया ना। अच्छा तीर चिन्ह क्या बताता है, दिशा को बताता है। क्या बताता है, दिशा। लिखिएगा ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तीर चिन्ह दिशा को बताता है। तीर चिन्ह दिशा को बताता है। तीर चिन्ह दिशा को बतलाता है ना। तीर चिन्ह किसको बतलाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। पूछेगा अभिक्रिया में तीर चिन्ह क्या बताता है, दिशा को बताता है कि ई परिच अभिक्रिया किधर हो रहा है, ई परिच इधर से इधर की ओर हो रहा है तो दिशा बता रहा है ना कि एक ओर से दूसरी ओर हो रहा है तो दिशा को बताता है। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं। अब देखिए अभिकारक हमेशा बाईं ओर है, प्रतिफल हमेशा दाईं ओर है। अभिकारक एक से अधिक है तो बीच में, प्रतिफल एक से अधिक है तो बीच में, और अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह से अलग किया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल को के बीच में तीर चिन्ह दिया जाता है या अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह से अलग किया जाता है। तीर चिन्ह हमेशा क्या बताता है, तीर चिन्ह हमेशा दिशा को बताता है। तीर चिन्ह हमेशा दिशा को बताता है। काम खत्म हो गया। क्या इजी था ना, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना हुआ, 7-10 रह दीजिए यहीं पर है ना।
आज यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। आज केमिस्ट्री का पहला क्लास हुआ बाबू, है ना। चलिए ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जो ना भूलें, ठीक है बाबू। धन्यवाद।